अस्सलाम वालेकुम। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून आने वाले दिनों में क्या बयानिया बनाने वाली है? क्या मुस्लिम लीग नून ने अपने बयानिए को बदलने का फैसला किया है? इस पर बहुत बात हो रही है और उनकी सियासत में यह मामला अहम भी है कि नून लीग किस बयानिए के साथ इंतखाबात के अंदर जा रही है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने गुज़िश्ता रोज कहा कि पार्टी कायद नवाज शरीफ इंतकाम की बजाय मुल्क को ठीक करने पर तवज्जो देंगे। एक ही काम हो सकता है, मुल्क को ठीक करें या इंतकाम लेने में लग जाएं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जेर सदारत आज एक मुशावरती इजलास भी हुआ, जिसमें नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को जो उन्होंने वतन वापस आना है उस पर इस्तकबाल कैसा होगा, तैयारियां क्या होंगी, उसका जायजा लिया गया। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक लीगी क़यादत ने बाहमी रजामंदी से अपनी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी है, जिसके तहत नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले वो लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त भी दायर करेंगे। नवाज शरीफ जब वतन वापस आएंगे उसके बाद जलसा करने के बाद पीर को इस्लामाबाद की अदालत में सरेंडर करेंगे। अब बरतानवी नशरियाती इदारे को एक इंटरव्यू में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि नवाज शरीफ अदालती हुक्मनामे के साथ मुल्क से बाहर गए थे। निगरान हुकूमत चाहती है कि उनकी वतन वापसी से मुतालिक कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करे। नून लीग के बयानिया एहतसाब होगा, मुआशी तरक्की होगी। आज इजलास में क्या बातें हुई, मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से पार्टी क्या तैयारियां कर रही है, इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मेरे इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो फरमाइएगा, नून लीग के बयानिया के हवाले से बहुत बात हो रही है, क्या वाकई नून लीग का बयानिया इंतखाबी बयानिया जो है वो बदल चुका है? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल जी। मेरे ख्याल में किसी भी सियासी जमात और बिलखुसूस हमारी सियासी जमात का हमेशा से बयानिया यही रहा है कि आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए, मुल्क में तरक्की होनी चाहिए। इससे पहले भी अगर आप हमारा सारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो सारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो तरक्की का और खुशहाली का है। अभी इस दफा हमें जो 16 महीने का मौका मिला है उसमें हमने बड़ी कोशिश की है, लेकिन मुल्क की सिचुएशन इतनी ज्यादा मुआशी तौर पर खराब थी कि लोगों के ऊपर जो महंगाई का वजन था उससे लोगों की को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि हमारी पार्टी का बयानिया यही है कि हम लोगों के सामने उजागर करें कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और उसका मकसद सिर्फ खुद नमाई नहीं है, उसका मकसद ये है कि लोगों में उम्मीद पैदा हो। पाकिस्तान में कोई ऐसी क़यामत नहीं आ गई जिस तरह की नाउम्मीदी फैलाई जा रही है, जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, उसका कोई जवाब नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन किसी भी मुआशरे के अंदर, किसी भी मुल्क में बेशुमार ममालिक हैं, वहां पे मुश्किलात आती हैं, मगर इस तरह लोग वो थ्रो इन द टॉवल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कभी नहीं करते। कोई नाउम्मीदी का इजहार नहीं करता। लोग बड़ी खंदा पेशानी के साथ मुश्किलात का सामना करते हैं, और मेरे ख्याल में हमारा सबसे बड़ा जो मकसद है इस वक्त वो आइन, कानून और उसके बाद उम्मीद है। लोगों को ये उम्मीद दी जाए कि मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ जाएगा और सबके हालात लेकिन डॉक्टर साहब मामला ये था कि पहले पार्टी के हवाले से ये तासुर बना कि पार्टी जो है वो कहती है कि हमने जो सियासत नहीं रियासत बचाने वाला मामला और जिस बयानिए पर आकर आप लोगों ने हुकूमत ली थी, उसका पार्टी को नुकसान भी हुआ है, उसकी एक सियासी कीमत है जो आप लोगों ने चुकाई है, और अब अगर इंतखाबात में जाना है और अपने वर्कर को मोटिवेट करना है तो मियां साहब एक जारिहाना रवैये के साथ, जारिहाना बयानिए के साथ जो है वो इस मरतबा आएंगे। तो जिसका मतलब ये है कि आप उसी बयानिए के साथ जो है वो इंतखाबात में भी जाएंगे कि जिसमें आप कहते थे कि रियासत बचानी है और सियासत नहीं बचानी। नहीं, मुझे नहीं हकीकत में पता कि आप किस चीज को जारिहाना बयानियां कह रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर आप गुर्बत के खिलाफ बात करते हैं तो बड़ी मौजूदा हालात में जारिहाना बात है। आइन और कानून की बात से तो कोई भी हट नहीं रहा है। पहले भी हम यही बात करते थे कि आइन की पासदारी करें, कानून जो है उसको सबसे ऊपर रखें। आज भी वही बात कर रहे हैं। पहले भी तरक्की की बात कर रहे थे, अब भी तरक्की की बात कर रहे हैं। इस वजह से कोई इसमें जारहाना तर्ज अमल
मेरे अच्छा। ख्याल में हर इलेक्शन के अंदर यही बातें होती हैं जिनके ऊपर इलेक्शन कैंपेन रन की जाती लेकिन सर मरीम नवाज साहिबा भी पहले, मुझे याद है जब पंजाब के इंतखाबात वाला मामला था तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब होगा, और कुछ हिंट्स तो मियां साहब ने भी ड्रॉप किए, उन्होंने कुछ नाम लिए। लेकिन अब जो डार साहब का बयान है उससे ऐसा लगता है कि जैसे मामला जो है वो बिल्कुल जो है वो बदल गया, और वो जो बयानिया था वो बैक सीट पर चला गया और फ्रंट सीट पर अब ये मुआशी तरक्की और उम्मीद वाली जो है वो बात आ गई है। अब तो क्या वाकई वो जो एहतसाब और वो वाली जो बातें थी वो अब के जो पार्टी की जो अंदर हिकमत अमली है उसमें वो बैक सीट के ऊपर है? देखिए, बुनियादी तौर पे जब एहतसाब की बात की जाती है तो क्या बात की जाती है, उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो है हीलिंग का। आप कोई भी मुआशरा देख लें जो आगे बढ़ा है, उसने अपने पहले माजी को रिकंसाइल किया है, और उसके लिए एक प्रोसेस होना चाहिए। आप उसको ग्रैंड डायलॉग कह लें, आप उसको एहतसाब कह लें, आप उसको ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कह लें, आप तारीख का मुतालिया कर लें, और आप बेशक नेल्सन मंडेला को देख लें या जो पूरी हाँ। तारीख साउथ अफ्रीका की है उसे देख लें, तो आपको एहसास होता है कि आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने माजी के साथ आपको रिकंसाइल करना पड़ता है, और ये फैसला करना पड़ता है कि वो क्या चीजें हैं जो हमारे यहाँ ठीक नहीं हुई, वरना तो वही गलतियां जो 1950 की दिहाई की हैं वो हम मुसलसल दोहराते चले जाएंगे। तो एक तो उसका ये पहलू है। दूसरा उसका पहलू ये है कि जब ये बात की जाती है तो बात ये की जा रही होती है कि पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक तो है नहीं, तो कानून के मुताबिक कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, और कानून के मुताबिक जो भी अवामिल हैं, कानून के मुताबिक जो भी तरीकाकार तय होना चाहिए उस तरीकाकार को आगे बढ़ना चाहिए। ये दो अहम अवामिल हैं जिस तनाजुर के अंदर मियाँ साहब अक्सर कभी ग्रैंड डायलॉग के नाम से, कभी एहतसाब के नाम से, कभी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के नाम से ये गुफ्तगू करवाते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो फैजाबाद धरने वाला मामला है, आपकी हुकूमत थी उस वक्त और अभी उसके फैसले पर बहुत बात हो रही है, दरखास्तें वापस हो गई हैं, क्या आपको लगता है ये हकीकत पसंदाना तवक्को होगी उस फैसले पर अमल दरामद अगर हो सकता है? देखिए, फैसलों के ऊपर अमल दरामद, पहली बात तो ये कि ये एक अदालती फैसला है और एक अदालती कार्रवाई है। इस वक्त सब जुडिस है, उस पर जितना कम तबसरा किया जाए वो बेहतर है। जब फैसला आ जाए तो फैसले पे गुफ्तगू की जा सकती है, मगर जब तक ये चल रहा है मामला उस पर गुफ्तगू कम करना जो है वो ज्यादा बेहतर है। मगर दूसरी इसके अंदर अहम चीज ये है कि देखिए, अमल दरामद हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जब चीजों पे अब अमल दरामद नहीं होता तब भी वो तारीख का हिस्सा बन जाती है, जब उन पे अमल दरामद होता है तब भी वो तारीख का हिस्सा बन जाती है। आज भी हर दूसरे तीसरे चौथे प्रोग्राम के अंदर मौलाना तमीजुद्दीन का केस जो है उसकी कोई ना कोई डिस्कशन आ जाती है, उस पर क्या अमल दरामद हुआ, वो क्या डॉक्ट्रिन थी, और जस्टिस मुनीर साहब सही थे, मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब सही थे। ये तकरीर तो चल रही है ना, ये तनकीदी जायजा तो हो रहा है उस दौर का। भुट्टो साहब का फैसला आप उठा के देख लें, उनको फांसी हो गई, वो फांसी सही थी या गलत थी, उस पर आज तक मामला जो है वो आगे चल रहा है। तो किसी भी सूरत ये ऊंट किसी करवट भी बैठे ये तारीख का हिस्सा बन जाता है, ये लेगेसी बन जाती है फैसला करने वाले की भी और अमल दरामद करने वाले की भी या अमल दरामद ना करने वाले की। तो एक अहम चीज है, तो जो भी चीजें हो रही हैं वो तारीख के औराक में लिखी जाए ताकि आने वाली नस्लें जो है उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और समझ सकें कि मुल्क में जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है ये क्यों थी, और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम कैसे बढ़ेंगे। लेकिन सर ये तो आपकी हुकूमत थी, शाहिद खाकान उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम थे, और जो ऑब्जर्वेशंस इदारों और हुकूमत इदारों के इंटरफेरेंस के हवाले से हैं, फिर पैमरा और इलेक्शन कमीशन में जो मुदाखलत है उसके हवाले से थी, तो आपको लगता है ये जो सिचुएशन जिसको आपकी हुकूमत ने भी जो है वो हैंडल किया, जो है वो आप तो कह रहे हैं कि इस फैसले पर तारीख ही अपना फैसला देगी, लेकिन क्या इस फैसले का फॉलो अप भी होना चाहिए? इस हवाले से पार्टी के अंदर क्या राय है? देखिए, आपने तो वो देखा वो इकामा के ऊपर एक वो सुप्रीम कोर्ट के जज को, मॉनिटरिंग जज गालिबन इसको कहा गया,
मॉनिटरिंग जज मॉनिटरिंग बिठा जज। दिए गए। आपने देखा वो तो इतनी अहम चीज ही नहीं थी, उसमें तो ना कोई आइन की बात हो रही थी, ना कोई ऐसी बड़ी बात हो रही थी। केस ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने ही बेटे की कंपनी के बोर्ड पे सर्व किया था और हाँ। अपने बेटे की कंपनी के बोर्ड पे सर्व करने के पैसे नहीं दिए और फैसला ये आया था कि आपके पास इकामा था, आप पैसे ले सकते थे, आपने नहीं लिए, इस वजह से वो अकाउंट्स रिसीवेबल है, इस वजह से आप सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए। तो उसके ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अच्छा। एक मॉनिटरिंग जज को बिठा दिया गया। तो ये तो फैसला अदालत का है, अदालत ने अपनी लेगेसी लिखनी है कि वो अपने फैसलों को किस नजर से देखती है, किस फैसले को इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर करवाना अच्छा। चाहती है। इसमें आपकी बात ठीक है, किसी हद तक हुकूमत की हो, उस हुकूमत वक्त हो, उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर ये गुफ्तगू जो है, ये डायलॉग जो है, ये बढ़ना चाहिए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट अच्छा। चीज है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हीलिंग होनी ज्यादा जरूरी है, कानून की बात होनी ज्यादा जरूरी है, आइन की बात होनी ज्यादा जरूरी है, और ये गुफ्तगू चलती है। ठीक। और डॉक्टर साहब, ये जो आज इजलास हुआ है आपका बुलाया हुआ था, उसमें क्या फैसला हुआ है, क्या बातें हुई हैं मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से? किस तरह से जो है वो पार्टी तैयारी करेगी, क्या करेगी पार्टी उनकी वापसी पर? देखिए, इजलास में जो लीडरान थे, चीदा लीडरान थे, सबको बुलाया हुआ था और उनका जो इंतज़ाम था वो ईद आप होते तो आपको अंदाजा होता है कि किस कदर इतिहासिक वो क्राउड था वहां पे। अच्छा। मियां साहब के आने, यानी इतनी मोटिवेशन मैंने पहले नहीं देखी और सब लोग ये कमिट कर रहे थे कि वो एक दूसरे से बढ़ के कोशिश कर रहे थे कि वो इस बात का इजहार करें कि वो मियां साहब को रिसीव करने जाना चाहते हैं और मियां साहब को गले लगाना चाहते हैं और मियां साहब के साथ पहले जैसे होता था उसी तरह दोबारा मिल बैठ के मुल्क की तरक्की की नई मनाजिल जो है उनको डिफाइन करना चाहते हैं, उनका तरीका कार, उनका लाया अमल तय करना चाहते हैं। तो आज वो तमाम गुफ्तगू हुई और ये बात बार बार आई सामने कि ये क्या है इतनी नामुरादी जो हर वक्त फैल गई है। आप शाम को भी आप बुला लेते हैं, आपकी मेहरबानी है, और भी दोस्त बुला लेते हैं, टीवी पे भी जब गुफ्तगू होती है तो उसमें एक पहलू बड़ा संगीन नाउमीदी का होता है। 25-24 लोग हैं, हमारे बच्चे बच्चियां पढ़े लिखे हैं, कॉलेजों से निकल रहे हैं, इतनी नाउमीदी। ठीक है, हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन मुश्किल वक्त का जो जवाब है वो तज्जिया होता है, जिसके आखिर में कोई एक तरीकाकार सामने आ जाए कि हम इस मुश्किल से कैसे निकलेंगे जी। मगर जब आप मुश्किल को एनालाइज करके नाउमीदी की तरफ जाएं तो लगता है कि आपने एनालिसिस गालिबन नामुकम्मल किया है। और ये आज की उस मजलिस के अंदर एक अहम पहलू ये था कि मियां साहब के जहन के अंदर कोई खाका है, मियां साहब के जहन के अंदर आने वाले वक्त में इन मुसीबतों से निकलने का एक तरीकाकार है जिसके वो वजह करना चाहते हैं। और जो उनके करीबी दोस्त हैं उनसे कुछ उन्होंने प्रिलिमिनरी डिस्कशंस भी किए हैं। तो दो अहम पहलू थे, एक ये कि मियां साहब के आने से एक नई रूह फूंकी जाएगी, नई उम्मीद पैदा होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ेगा। लेकिन कानूनी जो टीम है, क्या उसकी तरफ से मियां साहब को क्लियरेंस दे दी गई? क्योंकि निगरान वजीर दाखिला, निगरान वजीर आजम के बयानात हैं, तो आपको लगता है कि वो मामला उनकी वापसी के ऊपर को पार्टी के लिए मुश्किल नहीं करेगा और क्लियरेंस है कानूनी टीम की तरफ से? देखिए हमारी जो कानूनी टीम है उसका तो ये ख्याल है कि जो हिफाजती जमानत है और उसके तमाम तरीकाकार जो है वो कानून में लिखे पड़े हैं और उनको बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनको हिफाजती जमानत मिलेगी और वो यहाँ पर आएंगे सुकून से, जमानत उनके पास होगी और फिर वो अदालत में पेश होंगे। और वो जिन मुकदमात का मैंने आपको जिक्र किया है वो तो आपके सामने, मैं उनकी तफसील आपके सामने रख ही चुका। और इससे पहले यही मुकदमात जो है मरियम नवाज साहिबा पे भी थे, जिसमें आपको याद होगा कि उनके एक वकील ने एक फॉन्ट डाउनलोड किया था जो अवेलेबल था, लेकिन क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा नहीं था इस वजह से मरियम नवाज को, उनके वकील को नहीं, मरियम नवाज साहिबा को 7 या 9 साल की सजा दे दी गई। तो इस तरह की
यानी तमस्कर अंगेज जो फैसले हैं और जिनका खुद अदालत ने मजाक की, जो बाद में जब उनका फैसला वापस हुआ तो जो अदालती रिमार्क्स थे वो आप जरा पढ़ें ओरिजिनल फैसले को कि क्या लिखे उन्होंने और क्या रिमार्क्स दिए अदालत ने। तो कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि मियां साहब की इंशाल्लाह अपील में या जमानत नहीं होगी, इंशाल्लाह हमें कभी यकीन है तो उनका फैसला वो वापस होगा और वो दोबारा से मुल्क को नई तरक्की की मनाजिल की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुस्तदिक मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, सेनेट बात कर रहे थे। और अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो कुछ और खबरों के ऊपर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एफआईए ने आज साइफर केस में जो चालान है उसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में जमा करा दिया। इसमें चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दिया गया। एफआईए ने अदालत से साबिक वजीर आजम और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा कर दी है। चालान में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर की जो कॉपी है वो चेयरमैन पीटीआई के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई और शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन पीटीआई की मुआवनत की। एफआईए ने 28 गवाहों की फहरिस्त भी जो है वो जमा करा दी है और एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक असद उमर को एफआईए ने मुल्जमान की फहरिस्त में शामिल नहीं किया, जबकि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान एफआईए के मजबूत गवाह बन गए हैं और उनका 161 का और 164 का बयान भी जो है वो मुंसलिक किया गया है। दूसरी तरफ जो पीटीआई है उसने 9 मई के वाकयात का इल्जाम चेयरमैन पीटीआई कायदीन और कारकुनान पर आयद करने की जो जीआईटी की रिपोर्ट थी उसे मुस्तरद कर दिया है और पीटीआई के तर्जुमान ने कहा है कि इन वाकयात का तहरीक इंसाफ खसूसन चेयरमैन पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। एक और डेवलपमेंट यह हुई है कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा है कि अदालतों से रिलीफ ना मिला तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बदकिस्मती से नतायज का सामना करना पड़ेगा। इन कानूनी मामलात का मुस्तकबिल क्या होने वाला है, खासतौर पर आज जो साइफर केस में डेवलपमेंट हुई है, इस पर करने के लिए सीनियर लॉयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन और जो कानूनी मामलात हैं उन पर चेयरमैन पीटीआई और पार्टी के तर्जुमान शोएब शाहीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शोएब शाहीन साहब, ये साइफर के हवाले से जो डेवलपमेंट है इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो चालान जमा हुआ है ऐसा लगता है कि अफसरान ने भी सारा मामला और खासतौर पर आजम खान ने जो इस केस में मरकजी गवाह है उन्होंने ये सारा मामला चेयरमैन पीटीआई साबिक वजीर आजम पर ही डाल दिया है। देखिए, पहली बात तो यह है कि उनकी स्टेटमेंट 164 की स्टेटमेंट में मेन रिलायंस है। तो 164 की जो स्टेटमेंट हुआ करती है वो किसी मुल्जिम की या किसी भी गवाह की, वो जो जिसके खिलाफ उसको इस्तेमाल करना होता है उसकी अदम मौजूदगी में हो नहीं सकती और उसके वकील के बगैर भी नहीं हो सकती, इसलिए कि उसको 164 की स्टेटमेंट के लिए वकील का होना और उसका जिरा करना जरूरी है, अदरवाइज नो लीगल वैल्यू। दूसरी बात, जब किसी मुल्जिम को आपकी स्टेटमेंट दिलाते हैं तो उसको देखना पड़ता है कि वो इनकल्पेटरी स्टेटमेंट है या एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट है। इनकल्पेटरी ये होती है कि मैंने जुर्म किया है लेकिन मेरे साथ ये शरीक जुर्म थे, उसकी तो वो बहुत वीक काइंड ऑफ एविडेंस की कुछ ना कुछ लीगल वैल्यू होती है। ठीक है। तो एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट की कोई लीगल वैल्यू हुआ नहीं करती। तो यहाँ आपको ये भी याद होगा कि जो हैं अपने आजम खान साहब, वो 34 दिन अगवा रहे और उनका कोई अता पता नहीं था, उनके घर वालों ने भी उसमें एफआईआर कटाई हुई थी। लेकिन जब वो बरामद होते हैं, बरामदगी वाले दिन पूरे मीडिया में आती है जनाब 164 की स्टेटमेंट आ गई। लेकिन जब ये केस दर्ज हो गया और हम जमानतों के लिए जाते रहे और उसको 1 महीना हो गया है, 1.5 महीना हो गया, तो इस 1.5 महीने के अंदर एक दिन के लिए भी अदालत में ना तो उस 164 की स्टेटमेट का रेफरेंस आया, ना उसके ऊपर रिलाय किया प्रोसिक्यूशन ने, ना उसका कहीं कोई डिस्कशन थी। तो अब वन साइडेड और यकदम पता चला कि जनाब आज भी हमें मीडिया के जरिए कि चालान सबमिट हो गया और आजम खान जो हैं वो वादा माफ गवाह बन गए। लेकिन जो आजम खान वाला बयान है शोएब शाहीन साहब, इसमें तो वो 164 का बयान है और ऐसा लगता है कि उनका भी जो इस सारे मामले में उनका मौक़िफ़ है वो ये है कि वो इससे बरिज़िम्मा है और ये मामला जो है वो खान साहब के जो है वो उन्हीं के ऊपर है सारा। आप
आपका इसमें आर्गुमेंट ये रहा है कि नहीं, जो प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट होता है और उस प्रोसेस में ये हो नहीं सकता कि साइफर जो है वो इधर से उधर हो जाए। तो ये आप किस तरह से देखते हैं कि अगर जो नीचे जो उनका अपना स्टाफ है वो कहता है कि नहीं, इसके जिम्मेदार तो वो खुद हैं? नहीं, इस ऐसा नहीं है। पहली बात तो यह है कि वो साइफर आज भी फॉरेन ऑफिस में मौजूद है, लिहाजा उसकी अच्छा। जो ब्रीफ नोट्स बनते हैं वो भेजे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर को, DGISI को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो लिहाजा ये कहना कि साइफर ही गुम हो गया और साइफर ही इमरान खान के पास चला गया, दैट इज रॉन्ग एंड इलीगल। वो स्टेटमेंट ही गलत है। दूसरी बात यह है कि वो जो साइफर या कोई भी डॉक्यूमेंट आए, हाँ वो ऑफिशियल कॉन्फिडेंशियल हो या ना हो, क्लासिफाइड हो या ना हो, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिकॉर्ड कीपर नहीं होता। अब प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से मुझे ये बता दें, एक चीफ जस्टिस है, वो को फाइल उनके पास आती है, वो फाइल किसी ऑफिस में ही रखेगा ना। अब ऑफिस का मुझे ये बता दें, एक नायब कासिद उसको उठा लेता है, फर्ज करते हैं वो वहां से गायब कर देता है या उसको उठा करके फाड़ देता है, तो मुझे बताएं कि वो चीफ जस्टिस या वो जज रिस्पॉन्सिबल होगा या वो पब्लिक सर्वेंट रिस्पॉन्सिबल होगा? वो नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि उसकी इसलिए कोई हैसियत नहीं है कि ये साइफर है ही नहीं, वो उसके नोट्स हैं, और वो नोट्स हैं जो ऑलरेडी मीडिया पे थ्रू आ चुके हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है। फिर अगर वो साइफर नहीं था, मुझे बताएं, तो फिर लास्ट डे को डीक्लासिफाई करने का हुक्म दिया उस कैबिनेट ने। वो साइफर के वो कंटेंट्स अवेलेबल नहीं थे, तो सब्सिक्वेंटली शहबाज शरीफ की जेरे सरबराही जो दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स हुए हैं, तो वो फिर साइफर के कंटेंट्स कहां से आ गए, और उसके ऊपर जो मीटिंग हुई है वो उसके भी मिनट्स पब्लिश हुए हैं और शाये हुए हैं। और उसके साथ न सिर्फ उस पे हुए हैं, बल्कि उसके बाद नेशनल असेंबली में खड़े होके शहबाज शरीफ ने कहा कि हाँ, धमकी आमेज गुफ्तगू थी और मैं इसके ऊपर इंडिपेंडेंट एक कमीशन या इंक्वायरी कमेटी बिठाऊंगा। वो नहीं बनाया। फिर उसके अंदर बड़ी अहम बात और है, वो ये है कि असद मजीद को बुलाया गया, तलब किया गया उस कंटेंट्स ऑफ साइफर को कन्फ्रंट करने के लिए, उस वक्त जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और उसने उन कंटेंट्स को एडमिट किया। और फिर उसके बाद आप देखें ये FIR कब पड़ती है, जब इंटरसेप्ट की स्टोरी शाये हो जाती है। या तो हमारे जो रियासती इदारे हैं या हुकूमत पाकिस्तान है, वो इंटरसेप्ट के खिलाफ मुकदमा करे, वो कहे कि जो आपने कंटेंट्स जारी किए वो बिल्कुल गलत है। और अगर वो गलत नहीं है और उसको वो एडमिट कर लेते हैं कि मीडिया पे आने के बाद, और वो उसको चैलेंज नहीं करते, जिसको अमेरिकी तर्जमान ने भी एक्सेप्ट किया, लेकिन साथ ये कहा कि ये दो डिप्लोमेट्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है, उसमें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम जिम्मेदार नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अब तो सारी चीजें सामने आ गई, और जब कोई डॉक्यूमेंट, हालांकि ये पब्लिश अभी तक नहीं हुआ पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन जब कोई डॉक्यूमेंट अनक्लासिफाइड हो जाए, डीक्लासिफाई हो जाए, तो उसके बाद वो सीक्रेसी नहीं रहती और उसका फैसला प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ने करना होता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल्स ऑफ बिजनेस। और रूल्स ऑफ बिजनेस के रूल 55 के मुताबिक ये भी फैसला फॉरेन अफेयर्स के मुतालिक सिर्फ दो शख्सियात कर सकती हैं और स्टेटमेंट दे सकती हैं, वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फॉरेन मिनिस्टर। तो इसलिए मैं नहीं समझता, मैं तो कहता हूं कि ये मुकदमा दर्ज करना इटसेल्फ गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करने के मुताबिक। देखिए राइट, शुएब शाहीन साहब, आप बात कर रहे हैं प्रोसेस की। अब जो प्रोसेस है उसमें तो आपका आर्गुमेंट समझ आता है कि उस प्रोसेस से जो है वो चीजें बाहर नहीं जा सकती, और प्राइम मिनिस्टर क्योंकि उस प्रोसेस का हिस्सा है तो वो उसका जिम्मेदार नहीं हो सकता। लेकिन इसमें साथ जो है वो आज जो लिस्ट लगाई गई है वो उसमें को 28 लोग शामिल हैं, और वो सारे के सारे वही हैं जो इस प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। तो अगर वो जो सारे लोग हैं वो भी अब अगर बयान देते हैं, बिलफर्ज अभी पता नहीं है उनका बयान जो है वो क्या है, लेकिन तो क्या वो ये मुश्किल हो सकती है? जो 28 लोगों की फहरिस्त है, सारे फॉरेन ऑफिस के हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, इनमें से मेजॉरिटी, इनको आप इस लिस्ट को आप कैसे देखते हैं? किसी भी फॉरेन पॉलिसी के मुतालिक, किसी भी सब्जेक्ट के मुतालिक, क्या उसका रिस्पॉन्सिबल और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो ऑफिशियल्स ऑफ FIA हैं, या वो ऑफिशियल्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, या ऑफिशियल्स ऑफ फॉरेन ऑफिस है, या वो प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट है? नेचुरली वो प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट है, हु आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के फैसलों को
ये ऑफिशियल्स कहें कि नहीं जी ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, ये क्लासिफाइड है और हम इसको नहीं मानते कि जो डिक्लासिफाई करने का इनका हुक्म था, तो ये कौन होते हैं? तो इसको तो फिर आईन के बरअक्स कोई इसका मतलब है कि हम कोई काम करने लगे हैं, और इसका मतलब है ये तो है लीगली, लेकिन आप अगर पॉलिटिकली देखें तो इसका मतलब है कि हमने उन ताकतवर रियासतों को ये रिपोर्ट जमा करानी है कि जनाब आपके हुक्म की ना सिर्फ हमने तामील की जिसने आपकी अपने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया और कहा कि जनाब मैं गुलामी नहीं मानता, उसको हमने इबरत का निशान बना दिया, और जिन्होंने गुलामी कबूल कर ली और कहा बेगर्स आर नॉट चूजर्स, हमने उनको न सिर्फ इक़्तिदार दिया, उनको मुद्दाई बना दिया। ये क्या हम निशाने कायम करने जा रहे हैं? आप फॉर द टाइम भी छोड़ दीजिए लीगल बातों को, मुझे बताएं इंटरसेप्ट की स्टोरी के बाद कोई गुंजाइश बाकी रह गई है कि हमारे मुल्क की अच्छा अगर हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर और मुल्क की सलामती के ऊपर अटैक नहीं का था तो फिर आपने डिमार्च किस बात पे किया था? अगर आपने डिमांड कर दिया तो इसका मतलब है कि आपकी मुदाखलत जी मानी गई, साजिश नहीं मानी गई, साजिश में वो किरदार मुलव्वस नहीं है। मान लेते हैं कि आप उनके खिलाफ पर्चा ना कराओ, शहबाज शरीफ और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उस साजिश का हिस्सा बने, मान लेते हैं कि जी साजिश में वो शरीके कार नहीं थे। भाई इंटरवेंशन या मुदाखलत क्या होती है आपके मुल्क की सलामती पे, खुद मुख्तारी पे? तो जिसने उसको रेजिस्ट किया, जिसने कहा ये नहीं होना चाहिए और उसको डिमार्च किया आपने, उसके बाद आप कहते हो कि नहीं वो मुल्जिम बन गया है। भाई मुल्जिम पे कैसे बनाओ? और आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स को जारी किया है, और एक दफा नहीं 2 दफा जारी किया है पूरी पब्लिक को और पूरे मीडिया को। तो फिर आज ये कहना कि जनाब इमरान खान मुजरिम बन गया है, लेकिन अब उनके लिए कानूनी मुश्किल तो है, और ये निगरान वजीर आजम ने भी शोएब शाहीन साहब कहा कि अगर उनके जो कानूनी मामलात हैं उसके लिए उनको अदालत से ही रिलीफ लेना पड़ना है, और अदालत से अगर वो रिलीफ लेते हैं तो ही वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो अगर आपको लगता है वो इलेक्शन लड़ सकेंगे या उससे पहले ये मामलात में कोई आसानी होगी? और दूसरा, अगर वो ना लड़ सके तो फिर पीटीआई की ये इंतखाबी मुहिम को कौन लीड करेगा इंतखाबात के अंदर? देखिए पहली बात तो ये है कि ये कल का जो सर्वे आया है परसों का, वो कि उस पे भी हमारे एतराज़ात हैं, वो कॉन्ट्राडिक्टी हैं। लेकिन आज तो हमारा मुखालिफ भी ये मानता है, हाँ वो इदारे मुखालिफ हों या पॉलिटिकल पार्टीज मुखालिफ हों, जो पॉपुलैरिटी इमरान खान और पीटीआई के वो 70% है। तो आप मुझे बताएं कि ये तमाम जो इस माजी करीब में इलेक्शंस हुए हैं, खा वो स्तोर का हो, खा वो हवेलियां का हो, खा वो पिशावर का हो, खा वो ज़िमनी इलेक्शन हो पूरे केपीके के, या ये नया गैलप सर्वे आए, लोग तो खुद आते हैं वोट देने। लोगों को तो इर्रिस्पेक्टिव कि इमरान खान बाहर होता है अंदर होता है, उससे फर्क ही कोई नहीं पड़ता। हम ही वो वाहिद पार्टी हैं कि पिछले 9 महीने से इलेक्शन मांग रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों के बावजूद इलेक्शन नहीं मिला, और आज भी हम वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं कि जनाब इलेक्शन 90 डेज में कराए जाएं। लेकिन बदकिस्मती से आप जो प्राइम मिनिस्टर काकर साहब हैं, उनका ये मैंडेट नहीं है, उनका काम है सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, और वो उनके दिल की बात हर रोज जुबान पे आती है। पहले कहते हैं इमरान खान के बगैर इलेक्शन हो जाएगा, फिर कहते हैं पीटीआई भी अगर सिंबल में ना हुआ तो बड़े लेजिटिमेट इलेक्शन हो जाएंगे। तो बात ये है, आज वक्त से पहले इलेक्शन को आपने मुतनाज़ा कर दिया तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? इन लोगों ने एक शख्स की दुश्मनी में आज मुल्क को तबाही के गड़े में खोद दिया। आज 25 करोड़ आवाम खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गई। आज आपकी नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक आ गई है, आपका मुल्क खतरे में है, और उसके बावजूद हम अपनी उन रिवायात के मुताबिक चलते जा रहे हैं। हमने एक शख्स और एक पार्टी जो कि उनके बकौल भी मोस्ट पॉपुलर है, जो वाहिद फेडरेशन की अलामत है इमरान खान, उसको जी नहीं आने देना, और मकबूलियत जो है वो कबूलियत के शर्त पे ही एक्सेप्ट होगी। तो ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, और मैं नहीं समझता कि अब ये अवाम इन लोगों को किसी सूरत एक्सेप्ट करेगी, हाँ वो ये रिगिंग करें, हाँ कोई भी तरीका। और अगर इनको ये यकीन होता कि ये इलेक्शन जीत सकते हैं, ये 60 डेज में इलेक्शन कराते, क्योंकि इमरान खान तो जेल में था। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद इन्होंने ना सिर्फ असेंबली तोड़ी, बल्कि एक बहाना दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप इलेक्शन का अल्तवा कर दें। और जो लोग कहते हैं वो कहते हैं, और अनसर्टेनिटी ज्यादा है, वो कहते हैं जी जनवरी में भी इलेक्शन नहीं होगा। तो ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, और इस तरीके से क्या मुल्क आगे चला करते हैं? लेकिन इसमें शोएब शाहीन साहब, यहाँ पर तो साइफर केस के अंदर चालान है, लेकिन 9 मई वाले मामलात की तो जेआईटी बनी है, और वहां पर भी जो है वो जेआईटी
की ऑब्जर्वेशन है वो कानूनी तौर पर बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। तो वहां पर आपको लगता है कि कोई रिलीफ की उम्मीद है आपको या मिल सकता है वहां पर 9 मई के वाकयात के हवाले से, जो उसके बाद जीआईटी की रिपोर्ट आई है जिसको आज आपने मुस्तरद भी किया है? रहमान अजहर साहब 9 मई के वाक़े पे आप एक फरोख फरीद बलोच साहब हैं एडिशनल सेशन जज, उसका एक फैसला पढ़ लीजिएगा। उसने कहा कि जो शख्स अंडर डिटेंशन होता है उसका कोई रोल नहीं होता पीछे क्या हुआ है, क्या वाकयात हुए हैं। वो सारी ऑडियोज वीडियोज उनको कोर्ट को दिखाई गई। उसने सबको स्कैन करके कहा है ये कनेक्ट नहीं करती इमरान खान की किसी भी स्टेटमेंट को 9 मई के इंसिडेंट और एक्सीडेंट के साथ। ठीक है। और इसी तरह जीएचक्यू के ऊपर हमले के ऊपर लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच फैसला दे चुकी है उन सारे लोगों की जमानतें करते वक्त। तो बात यह है कि ये तो अदालतों के फैसले हैं और कमाल जीआईटी की रिपोर्ट है। आप केस का फैसला कर रहे हैं वो उसका 9 मई के वाक़े का, उसमें लिख दिया कि साइफर का फेक ड्रामा रचाया इमरान खान ने। साइफर का तो कोई वजूद ही नहीं है। ये वहां ना सिर्फ वो जीआईटी के पुलिस के ऑफिशियल्स बैठे हैं बल्कि उसमें एजेंसीज के लोग भी बैठे हुए हैं। ये है उनका कॉम्पिटेंस लेवल, ये है उनका इम्पार्शियल होना। उनकी पार्शियलिटी का ये मेयार हो गया है कि वो उस इश्यू पे डिसाइड कर रहे हैं और फाइंडिंग्स दे रहे हैं जो इश्यू ऑलरेडी साइफर का अंडर कंसिडरेशन है और जिसको सारा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है। हाँ जी, साइफर का वजूद है। एक साहबी आपके एक भाई ने कहा था कि अगर ये साबित हो गया कि साइफर है तो मैं साबित छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता आजकल वो साफत में है या नहीं है। तो ये आज उस पे अंदर रिपोर्ट में भी ये लिख दिया गया जनाब साइफर का तो वजूद ही नहीं था, साइफर का ड्रामा रचाया गया। तो बात यह है कि ये इनका कॉम्पिटेंस लेवल है और उसके बाद उनका मुतासिब होना कितना होगा। तो ये सारी बातें जब कोर्ट में आएंगी सारी चीजें थ्रेश आउट हो जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती से अगर कोर्टें कंप्रोमाइज हो जाएं, अगर कोर्टें हुमायूं दिलावर की तरह कंप्रोमाइज करके सजाएं देना शुरू कर दें जिसको आज सारी दुनिया कह रही है, वो हालांकि चीफ जस्टिस अमर फारूक साहब के ऊपर हमारा इतराज है, वो और बहुत सारी वजूहात हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये गलत फैसला है, वन साइडेड है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बरअक्स है। तो इस तरह अगर कंप्रोमाइज करके जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत कराई जा सकती है फिर हमारे खिलाफ भी कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन ये बदकिस्मती होगी। आज निजाम इंसाफ और कानून इस बात का मुतहम्मिल अगर हो जाए कि हम जिसको चाहें सजा दे दें और पब्लिक उसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट भी नहीं करे, दुनिया उसको डाइजेस्ट कर ले, आज के इस डिजिटल जमाने में ये मुमकिन नहीं है। और अब अगर इन्होंने कोशिश की तो उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को होगा। इमरान खान शाहीन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शोएब शाहीन हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी चेयरमैन पीटीआई के कानूनी मामलात के ऊपर। अब एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क इंतखाबात की जानिब बढ़ा है, सियासी जमातें अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, सफ बंदियां हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियों की जो रिपोर्ट है वो भी इब्तदाई रिपोर्ट जारी करती है और मकबूलियत के हवाले से जो सर्वेज हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं। नई सियासी जमातें भी आ रही हैं और इस वक्त जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, पुरानी नई सियासी जमातों का मुस्तकबिल क्या होगा और ये जो हमारी इंतखाबी सियासत है ये क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेनेटर रह चुके हैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब। मुस्तफा नवाज खोखर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, किस तरह से देखते हैं, आपको कोई उम्मीद है ये जो हम हर दफा बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की और हम हमेशा पुराने इंतखाबात का हवाला भी देते हैं कि 13 में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए, 18 में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए, उससे पहले जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए, तो हमने कुछ सीखा है? क्या हम कुछ नया करने जा रहे हैं या वही करने जा रहे हैं जो आज तक होता आया है? मेरे ख्याल से तो हमने कुछ नया नहीं सीखा रहमान भाई। 2018 का इलेक्शन आपके सामने है कि उसके नतीजे में जो आरटीएस का फेलियर हुआ, किस तरह यकजान या कल्ब हो के इमरान खान साहब को फिनिशिंग लाइन के करीब पहुंचाया गया और उसके नतीजे में फिर जो क्राइसिस खड़ा हुआ, जो 8 या 10 पार्टियां थी फिर उन्होंने इमरान खान साहब को चैन से हुकूमत नहीं करने दी
और आई फील कि अगर आने वाला जो इलेक्शन है 2023 में होता है या 2024 में, जब भी होता है, अगर वो इसी तरह का इलेक्शन हुआ तो फिर जो भी उस इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत में आएगा उसको उसका मुखालिफ कैसे हुकूमत करने देगा। तो हमारा तो अलमिया ये रहा है पाकिस्तान में कि आज तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एक ख्वाब बन के रह गए हैं। हम अपनी रीजन के अंदर एक ऐसा मुल्क बन चुके हैं कि जो कंटिन्यूसली डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है, और जब तक हम अपने इस निज़ाम हुकूमत के अंदर आने के लिए जो निज़ाम है उसको ठीक नहीं करेंगे तो हमारे बहरान दर बहरान बढ़ते जाएंगे। और हम जो बात समझ नहीं पा रहे, न जाने किस तरह समझेंगे कि सियासी बेयकीनी और सियासी अदम इस्तेहकाम कभी मुल्क को तरक्की की राह पर नहीं पड़ने देगा, और उसको ख़त्म करने का वाहिद तरीका यही है कि फ्री एंड फ्री इलेक्शंस हो, और उन इलेक्शंस के नतीजे में जो भी हुकूमत आए फिर उसको हुकूमत सुकून से करने दी जाए। जो पाकिस्तान की तारीख में है, अब के हमारी पूरी तारीख में एक भी वजीर आजम ऐसा नहीं है जो अपनी मुद्दत पूरी कर सका हो। ये अब सारी चीजें बंद करना पड़ेंगी अगर आप अपने मुल्क को राह पर डालना चाहते हैं, अदरवाइज क्राइसिस दर क्राइसिस अब लेकिन ये जब इस जिस्म में सख्त की पहले हमारे जब बात होती रही तो अक्सर आप लोगों की तरफ से भी ये कहा जाता रहा कि किसी एक जमात के पास या किसी एक सियासतदान या किसी एक लीडर के पास हमारे इन मसाइल का हल नहीं है जो हमारे मसाइल हैं। अब तो आपको लगता है कि किसी एक जमात जो है वो अकेले इन मामलात को चला सकती है, या फिर जो है वो इसी तरह से कोई मिलजुल कर ही आप आगे चलता हुआ जो है वो सिस्टम देख रहे हैं? रहमान भाई, मसाइल के हल भी मौजूद हैं। हमें सोल्यूशंस तलाश करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरे मुल्कों से लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ की सोल्यूशन मौजूद है। सवाल ये कि क्या आपके पास इंटेंट है, क्या नीयत है उन सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने की। आप खुद देख लीजिए कि तमाम जमातों का आप मंशूर उठाइए, किसी जमात के मंशूर में आपको कोई फ़र्क चीज़ नज़र आती है? सब एक जैसी गुफ्तगू करते हैं। आपको भी मसाइल के हल का पता है, मुझे भी मसाइल का हल का पता है। अलमिया यह है कि तमाम सियासी जमातें इस वक्त या तो अपने ज़ाती मामलात में, मुकदमात में इतनी उलझ चुकी हैं, या दूसरा वो पावर पॉलिटिक्स के अंदर उलझी हुई है। अवाम के इश्यूज के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं रह गया, एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट पैदा हो गया है। अब तमाम जमातें बैसाखियों की तलाश में कि किसी तरीके से बैसाखियां मिले और वो इक़्तिदार में आ जाएं। आज जो साहब जेल में बैठे हुए हैं उनकी भी ख्वाहिश यही है कि उनको भी कोई रास्ता मिले तो वो भी डील स्ट्राइक कर लें। तो पावर पॉलिटिक्स जब तक चलती रहेगी, सियासत लोगों के इशू से दूर होती रहेगी। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके ऊपर मुझे कोई ज्यादा बहुत तबसरा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आम आदमी बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रहा है। तो लेकिन नून लीग ने सियासी पार्टियों को ना सिर्फ अपने आप को जी क्योंकि सियासत पर जो है वो बात होती रहती है और मैं आपकी राय की बड़ी कदर करता हूं, लेकिन नून लीग ने भी क्लेम किया, उन्होंने कहा हमने जो एहतसाब वाली बात है वो चलें, वो अल्लाह पर छोड़ देते हैं, मामला पीछे रह गया। हम जो है वो अभी चाहते हैं कि बस आगे की बात हो, उम्मीद की बात हो, तरक्की की जो है वो बात हो। अब तो आपको लगता है कि जो है वो इसके अंदर सिंसियरिटी है? अब इसकी भी दो इंटरप्रिटेशन है, कुछ लोग इसे यू टर्न कह रहे हैं, कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि ठीक है आगे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, जो पिछली बातें हुई उनको पीछे छोड़ दें और आगे की बात करें। देखिए, हमें देखना तो आगे की तरफ ही पड़ेगा। मैं समझता हूं ये तो एक खैर ज़िमनी बात है मुस्लिम लीग नून का यू टर्न, लेकिन इससे जो बड़ी और अच्छी इब्तदा की है वो चीफ जस्टिस ने की है, काजी फायज ईसा साहब ने। उन्होंने जो बिगिनिंग की है उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने अपने इदारे की गलतियों को तस्लीम किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो भुट्टो साहब का जो अदालती कत्ल था उसको एक गलती करार दिया। उन्होंने जो डिक्टेटर्स को स्टैंप करने दिया, उनके रूल्स को जस्टिफाई किया, उसको उन्होंने गलत करार दिया। हत्ता कि अपने साबका चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की जो रिकॉर्डिंग के मामले में गलती थी उसको भी उन्होंने एक हिमालयन मिस्टेक का उन्होंने एक अच्छी इब्तिदा की। और सफर अगला आप नहीं शुरू कर सकते जब तक आप अपनी गलतियों को तस्लीम ना करें। तो हमारे यहाँ गलतियां तो सब ने की हैं, सियासतदानों ने की हैं, जुडिशरी ने की हैं, मिलिट्री एलीट ने की हैं। तो अब हम सबको, और मीडिया भी उसमें शामिल है, मीडिया भी बरी जिम्मा नहीं है, हम सब ने मिलकर इस मुल्क को इस मुकाम पे पहुंचाया है। तो अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा। और अगर हम इस मुल्क के लोगों के लिए इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, 25 करोड़ लोग हैं, उनकी बेहतर तालीम, बेहतर सेहत, एक खुशहाल जिंदगी, निज़ाम इंसाफ की बेहतरी,
ये सारी चीजें अगर हम करना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी गलतियों को तस्लीम करके एक साथ बैठ के पहले इलेक्शन से पहले एक ग्रैंड डायलॉग करना पड़ेगा उसके अंदर, ताकि आने वाला इलेक्शन कंट्रोवर्शियल ना हो। अनफॉर्चुनेटली मुझे तो लग रहा है कि इलेक्शन काफी कंट्रोवर्शियल होगा जिस तरह के हालात जा रहे हैं। अच्छा। और आई होप के सेंस प्रिवेल्स। मुझे तो कोई आगे बहरान मजीद गहरा होता नजर आ रहा है। लेकिन मैं ये इधर डायलॉग कैसे हो इस पे भी आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि हम बहुत सारे नए पॉलिटिकल एक्टर्स देख रहे हैं, बशमूल आपने भी इस ख्वाहिश से कहना चाहिए या कोशिश कहना चाहिए या आप बेहतर बता सकते हैं कि नई जमात जो है वो क्या चाहते हैं। लेकिन उसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, खटक साहब ने भी अपनी पार्टी बनाई है, तो ये नई सियासी जमातों की आपको लगता है हमारे यहाँ गुंजाइश है और इनके पास हल है, या फिर पुरानी सियासी जमातों के पास जो है वो हल होना चाहिए या हल है वो उनके पास? रहमान भाई, पिछले 3 सालों में कौन सी ऐसी जमात है जो पाकिस्तान में हुकूमत में ना रही हो? तहरीक इंसाफ हुकूमत में रही, मुस्लिम लीग नून हुकूमत में रही, पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही, JUI हुकूमत में रही, MKM हुकूमत में रही, ANP हुकूमत में रही। नेम अ पॉलिटिकल पार्टी और वो पाकिस्तान में हुकूमत में रहे पिछले 3 सालों में। उनके अपने मसाइल तो कम हो गए, जिनके अकाउंट्स फ्रीज थे वो तो डी फ्रीज हो गए, जिनके नाम ECL में थे उससे निकल गए, मुकदमात में रिलीफ मिल गया। पाकिस्तान के अवाम को क्या रिलीफ मिला? तो जमातें जब बात करती हैं, जो सारी सियासत करती हैं अवाम के इश्यूज के लिए, उनके ऊपर तो कोई गुफ्तगू ही नहीं है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो फेलियर है वो तो रोजे रोशन की तरह हमारे सामने एक गुंजाइश जरूर पैदा होती है, लेकिन क्या उसका जवाब इस्तेहकाम की तरह एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकल पार्टी है? अगर आपके ऊपर इस माहौल में जो इस वक्त पाकिस्तान में बरपा है, आपके ऊपर अगर एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट स्टैंप हो, आप सियासत नहीं कर सकते। और फिर आपने अगर फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शंस अपने माशरे की तय नहीं करनी, जिसमें सबसे बड़ी ये है कि ये मुल्क चलाना किसने है, तो फिर वो टेक ऑफ नहीं कर सकती और फिर इसी तरह होगा जिस तरह इस्तेहकाम के साथ हुआ। तो एक गुंजाइश मौजूद है, लेकिन एक क्लैरिटी के साथ जिसके अंदर इश्यूज प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई हो, महंगाई को खत्म करने का एक मैनिफेस्टो हो, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट हो, और एस्टैब्लिशमेंट को भी ये बात समझाने की जरूरत है कि जनाब अब आपको पीछे रहना चाहिए और मुल्क को सियासतदानों को चलाने दें। अगर रीजन में सियासतदान चला सकते हैं, इंडिया जैसे मुल्क को चला सकते हैं, बांग्लादेश जैसे मुल्क को चला सकते हैं, तो यहां पर भी मुल्क इंशाल्लाह ठीक चलेगा। जरा तसल्ली रखें, अवाम को, लोगों को मुंतखब करने दें और उन्हीं को एहतसाब करने दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्तफा नवाज खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पंजाब में इस वक्त आशूब चशम के मर्ज में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है और ये जो तादाद है वो अब 4.25 लाख तक जो है वो पहुंच चुकी है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान ही आशूब चशम के 10,269 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक आशूब चशम के सबसे ज्यादा मरीज साउथ पंजाब में भावलपुर में खास तौर पर रिपोर्ट हो रहे हैं। सूबे भर के अब जो सरकारी अस्पताल है उनमें आई सर्जन्स को अलर्ट तो किया गया है और तमाम अस्पतालों में आई ड्रॉप्स जो हैं वो भी बड़ी वाफर मकदार में मुहैया किए गए हैं, लेकिन ये अब दीगर शहरों तक भी फैल रहा है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी ये वबा तेजी के साथ फैल रही है और अगरचे ये खतरनाक उस तरह से नहीं है और ना ही इससे पैनाई मुतासिर होने का खदशा है, लेकिन ये फैलती तो है और ये 8 से 10 दिन में जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अब अगर इससे बचना है तो इसमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपको अपनी आंखों को खास तौर पर जो है वो साफ रखना होगा और जो कांटेक्ट है, जो गैर जरूरी कांटेक्ट है, उससे अपने आप को बचाना होगा। और तेज धूप, धुएं और गर्दो गुबार से भी जो है वो इन्फेक्शन हो जाती है, इससे भी आपको बचाना होगा। और जो कपड़े और तौलिए हैं, जो इस तरह जाती इस्तेमाल की चीजें हैं जिनसे इस मर्ज के फैलने का खदशा होता है, उसको भी अलग करना होगा और इसको फैलने से रोका जा सकता है। हमारी कोई बहुत अच्छी वो तारीख नहीं है। मामलात हमारे यहाँ आमतौर पर जब ऐसे आते हैं तो जो है वो हमको बहुत अच्छा तरीके से उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने तौर पर इस मर्ज से बचने के लिए एहतियात की जो है वो बड़ी सख्त जरूरत है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान अजहर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।